फर्स्ट ऑफ ऑल आई अपोलोजाइज कि हमने काफी दिनों से वीडियो नहीं डाले हैं। उसका एक कारण मेरी फैमिली में मेडिकल इमरजेंसी है। माई मदर इज अंडरगोइंग सर्जरी फॉर हर कैंसर ट्रीटमेंट एंड दैट इज द रीजन फॉर डिले। तो आप ये बिल्कुल मत समझिएगा कि हम वीडियोस वगैरह डालने के लिए हम लोग सीरियस नहीं है। वी आर डेफिनेटली कमिटेड टुवर्ड्स इट एंड वी अपोलोजाइज फॉर दिस डिले। अब हम लोग इस कॉन्सेप्ट की तरफ आते हैं जो कई सारे बच्चे पूछते हैं, स्पेशली जो रैंकर्स बच्चे होते हैं। उनको ये जानने की जरूर इच्छा होती है कि पार्शियल डेरिवेटिव से सर सेंटर निकालने का एक तरीका सिखाया जाता है, पर पार्शियल डेरिवेटिव से ऐसे मैजिकली सेंटर आ कैसे जाता है? क्या कारण है पार्शियल डेरिवेटिव से सेंटर आता है? और वो उसका एक रीजन जानना चाहते हैं और उनको रीजन कई बार मिलता नहीं है। और एक्चुअली अगर वो रीजन उनको समझ में आए तो डायमीटर और सेंटर से लेकर कई सारे जो कॉन्सेप्ट है उनके वो क्लियर हो जाए। तो हमने सोचा इसी पर एक वीडियो हम लोग बना देते हैं कि पार्शियल डेरिवेटिव से आखिर सेंटर क्यों आता है। तो सबसे पहले तो एक बार ये समझते हैं ये पार्शियल डेरिवेटिव है क्या। क्या ये नॉर्मल डेरिवेटिव जैसा होता है? उसके जैसा होता है पर एग्जैक्टली वैसा नहीं होता। तो पार्शियल डेरिवेटिव की मैं बात कर रहा हूं कि हम एक 2 डिग्री कोनिक की बात कर रहे हैं जिसका इक्वेशन एक एक्स और वाई का फंक्शन है 2 डिग्री में। इसको हम एस से डिनोट करते हैं कि वो फंक्शन ऑफ एक्स और वाई है और ये उस 2 डिग्री कोनिक की इक्वेशन है। इतना बड़ा इक्वेशन एग्जाम में नहीं आएगा पर हम कंसेप्ट समझाने के लिए इसको यूज कर रहे हैं ताकि आपको लगे कि जनरल चीज के लिए हम लोगों ने प्रूव किया है या यूज किया। तो एक 2 डिग्री कोनिक है और वो ये कहता है कि अगर इसका सेंटर निकालना है तो आप इसी को एक्स के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट कीजिए और इसी को एक्स वाई के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट कीजिए और उनसे जो दो लाइन आती है उनको सॉल्व कीजिए तो उधर सेंटर मिल जाएगा। तो अगर इसका सेंटर एग्जिस्ट करता है तो इस फंडे से आता है। और बच्चों के दिमाग में यही सवाल होता है कि ऐसा क्यों है और ऑल्सो ये पार्शियल डेरिवेटिव है क्या। तो जरा इसके बारे में भी थोड़ा सा हम समझते हैं कि पार्शियल डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं और ये वर्क कर क्यों रहा है, क्योंकि इससे काफी अच्छी हमें कोनिक्स को लेकर समझ होगी। और स्पेशली जो बच्चे टॉप मोस्ट रैंक्स की तरफ जाना चाहते हैं वो चीजों को बहुत डिटेल में और गहराई से समझना चाहते हैं, तो उनके लिए आज का वीडियो बहुत जरूरी है कि पार्शियल डेरिवेटिव पहले निकालते कैसे हैं। कि भाई ये अगर हमारा फंक्शन ऑफ एक्स कॉमा वाई इक्वल टू 0 जो इक्वेशन दे रखी है जिससे 2 डिग्री कर्व बनेगा जो पैराबोला इलिप्स हाइपरबोला पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन कुछ भी हो सकता है। तो इसको अगर हम एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो उसका पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे, उसका मीनिंग क्या है? उसका मीनिंग ये है कि हर टर्म को डिफरेंशिएट करना है जैसे आप लोग करते हैं। बस याद रखना है कि एक्स के अलावा जितनी भी चीजें हैं वो सब कांस्टेंट है। तो जैसे डेल एस बाय डेल एक्स कर रहे हैं तो पहली टर्म का एक्स के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव 2x हुआ, दूसरी टर्म का x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव 2hy हुआ। ध्यान दीजिए y एक कांस्टेंट की तरह बिहेव कर रहा है। अच्छा, बी वाई स्क्वायर का x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव 0 हुआ। अगेन दिस इज अज्यूमिंग y एज कांस्टेंट क्योंकि पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x है तो बाकी सब कांस्टेंट की तरह बिहेव करेंगे। 2gx का x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव 2g, 2fy का डेरिवेटिव 2f dy बाय dx नहीं, y को हम कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेंगे क्योंकि पार्शियल डेरिवेटिव dy बाय dx से अलग होता है। तो 2fy का डेरिवेटिव पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू x विल बी 0, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 और ये। तो ये डेल एस बाय डेल एक्स इक्वल टू 0 है और इसको अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए 2 कॉमन निकल के कट जाएगा और ये इक्वेशन आ जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरा दिमाग में रखिएगा कि ये इक्वेशन डेल एस बाय डेल एक्स इक्वल टू 0 करने से आती है। यानी वो जो कहता है ना डेल एस बाय डेल एक्स इक्वल टू 0 को दूसरे से सॉल्व कर लो, वो एक लाइन आती है। अच्छा, दूसरा ऐसी अगर हम डेल एस बाय डेल वाई करेंगे तो हर टर्म को y के रेस्पेक्ट में कर रहे होंगे। पहली टर्म में सिर्फ x है तो ये पूरी कांस्टेंट की तरह बिहेव करेगी तो इसका डेरिवेटिव 0, क्योंकि अब हम y के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो x वगैरह सब कांस्टेंट है। इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू हम y कर रहे होंगे तो x वगैरह कांस्टेंट की तरह बिहेव करेगा तो 2hxy, तो ये 2hx, by स्क्वायर का 2by, 2gx पूरा ही कांस्टेंट हो जाएगा तो इसलिए 0, 2fy का 2f और c का 0 और ये आ जाएगा। अच्छा, इसको भी अगर सिंप्लीफाई करेंगे 2 वगैरह कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा। इन दोनों लाइंस को याद रखिए। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स इक्वल टू 0 विद रिस्पेक्ट टू वाई इक्वल टू 0 करने के बाद हमें दो लाइंस मिलती हैं और वो दोनों लाइंस को सॉल्व करके उन दोनों लाइंस का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो सेंटर देता है। मतलब ये एक लाइन है, ये दूसरी लाइन है, इनको सॉल्व किया तो ये सेंटर आ रहा है। दिस इज व्हाट दिस कॉन्सेप्ट ट्राइज टू क्लेम। नाउ व्हाई इज दिस वर्किंग, इसके ऊपर जरा थोड़ा सा हम डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं सेंटर होता क्या है, व्हाट इज एक्चुअली अ सेंटर। तो बच्चों, सेंटर की डेफिनेशन वैसे तो बहुत सारी बनाई गई है
लेकिन हम जो यहां पर यूज करेंगे वो है इट इज द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी ऑफ डायमीटर्स। देर आर अदर डेफिनेशंस ऑल्सो कि एक ऐसा पॉइंट जहां पर शिफ्ट करें ओरिजिन तो 1 डिग्री टर्म्स गायब हो जाती है, बहुत सारे हैं डेफिनेशंस, बट हेयर वी आर गोइंग टू यूज इट इज पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी ऑफ डायमीटर्स। मतलब अगर मैं सर्कल के डायमीटर्स बनाऊं तो वो जहां पर मीट कर रहे होंगे उस पॉइंट को सेंटर बोला जाए। अगर मैं इलिप्स के डायमीटर्स बनाऊं तो वो जहां पर मीट कर रहे होंगे उस पॉइंट को सेंटर बोला जाए। ऐसे ही हाइपरबोला के डायमीटर्स बनाऊं तो वो जहां मीट कर रहे होंगे उस पॉइंट को सेंटर बोला जाएगा। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के भी डायमीटर्स हैं, आप उसको बनाएंगे और जहां वो मीट करेंगे उस पॉइंट को सेंटर बोला जाएगा। ये हम इंटरसेक्टिंग पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन की बात कर रहे हैं। पैराबोला के डायमीटर्स पैरेलल होते हैं तो इसलिए उस केस में सेंटर आता नहीं है, सेंटर एग्जिस्ट नहीं करता है, तो उसके डायमीटर्स कहीं कॉन्करेंट नहीं हो पाते, इसलिए सेंटर नहीं होता। पैराबोला डज नॉट हैव अ सेंटर। अब सवाल ये उठता है कि ये डायमीटर्स इतने अजीब अजीब से क्यों बन रहे हैं। सर्कल में जब हमने पढ़ा था तो बहुत ही सिंपल से डायमीटर थे, हमें ऐसा सिखाया गया था कि कंपास से सर्कल बनाओ और वो जहां छेद हो गया है ना उसको उससे ज्वाइन कर दो तो एक डायमीटर है, सरकमफ्रेंस टू सरकमफ्रेंस। लेकिन डायमीटर की क्या डेफिनेशन है, व्हाट एक्चुअली इज अ डायमीटर। मतलब यहां पे हमने ऐसा अजीब सा डायमीटर ले लिया, यहां पर ये डायमीटर देखो हवा में निकल रहा है, तो डायमीटर है क्या। मतलब डायमीटर का मतलब कर्व को कट करना भी जरूरी नहीं है, तो ये है क्या डायमीटर। तो सबसे पहले हमें डायमीटर को समझना पड़ेगा, डायमीटर क्या होता है किसी भी 2 डिग्री कर्व का। तो व्हाट इज अ डायमीटर। तो डायमीटर की जो डेफिनेशन हम लोग यूज करते हैं वो होती है लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ अ वेरिएबल कॉर्ड हैविंग अ गिवन फिक्स स्लोप m। यानी कोई भी कोनिक है, कोई भी 2 डिग्री कर्व है, लेट्स से ऐसा सा है, मैं ये नहीं कह रहा एलिप्स है, मत मान लीजिए कोई 2 डिग्री कर्व है, उसका कोई कॉर्ड है जिसका स्लोप m है। अब ध्यान दीजिए कॉर्ड फिक्स नहीं है, ऐसी बहुत सारी कॉर्ड्स हो सकती हैं जिन सबका स्लोप m होगा। अब इसका जो मिड पॉइंट होगा उसके लोकस को डायमीटर कहा जाता है, ये है डायमीटर। मतलब पैराबोला में भी डायमीटर जो अजीब से आए थे वो हमने अपनी मर्जी से नहीं लिए थे। अगर हम ऐसे कॉर्ड्स बनाए जिनका स्लोप m होगा और उनके मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करने की कोशिश करें तो ये हमारी मर्जी नहीं है, वो अपने आप ही ऐसा सीधा लाइन आ जाता है। और सारे डायमीटर ऐसे पैरेलल आते हैं इसलिए सेंटर होता नहीं है। तो डायमीटर क्या होगा इसमें हमारी चॉइस नहीं है कि इसको डायमीटर बना देता हूं। एक डेफिनेशन है जो हमें यूज करना पड़ता है कि कॉर्ड्स जिनका स्लोप m है, फिक्स है, वो वेरिएबल कॉर्ड जरूर है क्योंकि उनकी कांस्टेंट टर्म वेरी करती रहेगी, लेकिन वो जो कॉर्ड्स हैं उनके मिड पॉइंट का जो लोकस होगा उनके मिड पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया जाए तो डायमीटर आता है। इनफैक्ट अगर हम इस चीज को यूज करें किसी क्वेश्चन में कि हमें एक जनरल 2 डिग्री कर दिया, घबराइए नहीं, कैलकुलेशन ज्यादा नहीं होंगी, सिर्फ देखने में पड़ा है, एक जनरल 2 डिग्री कर्व है, तो हमें उस डायमीटर की इक्वेशन निकालनी है। अब खाली ऐसा बोल दिया जाए 2 डिग्री कर्व है डायमीटर निकालो, दैट मेक्स नो सेंस, क्योंकि डायमीटर किस चीज पे डिपेंड करेगा कि कौन सी कॉर्ड्स के स्लोप्स को बाइसेक्ट कर रहा है। मतलब ऐसे समझिए ये रेड कॉर्ड्स के मिड पॉइंट से पास करता हुआ ये येलो डायमीटर आया, अगर सपोज करिए मैं m चेंज कर दूं तो ये नई कॉर्ड्स आ जाएंगी, और इसके मिड पॉइंट को अगर मैं ज्वाइन करूंगा ना तो आएगा वो भी इसमें पैरेलली, पर वो एक नया डायमीटर आएगा। तो जस्ट सेइंग फाइंड द डायमीटर ऑफ अ कोनिक डजंट मेक सेंस। यू हैव टू टेल कि वो डायमीटर कौन सी कॉर्ड्स को बाइसेक्ट कर रहा है, दैट इंफॉर्मेशन हैज टू बी गिवन। तो अगर वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाए तो क्वेश्चन कंप्लीट है कि इक्वेशन ऑफ डायमीटर निकालिए, इसका अभी तक इनकम्प्लीट है, लेकिन वो कौन सी कॉर्ड्स को बाइसेक्ट कर रहा है जिसका स्लोप m है, अब कंप्लीट है। तो होगा कुछ ऐसा, कुछ 2 डिग्री कर्व होता होगा, इसके कुछ कॉर्ड्स का स्लोप m होता होगा, इनके मिड पॉइंट्स का हमें जो डायमीटर आएगा यानी इसके मिड पॉइंट का जो लोकस आएगा हमें ये निकालना, दिस इज द क्वेश्चन। अब इसको देख के हमें बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, बेसिकली हमें इस पॉइंट का लोकस निकालना जो पॉइंट लेट से हमारा x1 y1 है और इस कॉर्ड का स्लोप m है, और ये पॉइंट क्या कर रहा है, इस कॉर्ड का मिड पॉइंट है, हमें इसी का ही लोकस निकालना है। तो लोगों के दिमाग में क्लिक भी होता है, अच्छा अच्छा एक कॉर्ड है जिसका मिड पॉइंट x1 y1 है, उस कॉर्ड की स्लोप दे रखी है, तो क्या अगर मैं कॉर्ड की इक्वेशन निकाल लूं तो काम चल जाएगा, हाँ, और फिर उसको स्लोप m के इक्वल कर दूंगा तो बात बन सकती है। तो लोग इसी थॉट से आगे बढ़ते हैं कि भाई इक्वेशन ऑफ कॉर्ड विद मिड पॉइंट x1 y1 अगर निकालना है तो एक बहुत ही फेमस रिजल्ट है जो t इक्वल टू s1 है, जो हम लोग यूज करते हैं।
अब उस बड़ी इक्वेशन में ax² + 2hxy + by² + 2gx + 2fy + c में t = s1 हम लगाएंगे। घबराइए नहीं, कैलकुलेशन ज्यादा नहीं है, बस दिख रहा है। तो ax² में x² को हमने xx1 से रिप्लेस किया, y² को yy1 से रिप्लेस किया, xy को xy1 + yx1/2 से रिप्लेस किया, x को x + x1/2, y को y + y1/2। ये सब करने के बाद LHS आती है t, और RHS S1 होगी जिसमें हमें x1 y1 कर्व में डालना होगा, ये उसको लिखने की जरूरत पड़ेगी नहीं। अब ये वो जो कॉर्ड है, ये कौन सी कॉर्ड आ गई? मान लीजिए अगर ये मिड पॉइंट x1 y1 है तो ये इस कॉर्ड की इक्वेशन आ गई। इट्स अ कॉर्ड whose midpoint is x1 y1, but what is given about this chord? That its slope is m। तो कुछ नहीं करना है, हमें इस कॉर्ड का स्लोप m करना है और कुछ काम नहीं करना। अब स्लोप कैसे निकलता है किसी भी लाइन का? इट्स अ लाइन। ऑब्जर्व करिए x और y में 1 डिग्री है, उधर आपको x और y मिलेंगे ही नहीं, S1 मिलेगा। S1 मतलब कर्व में x1 y1 डालना। x1 y1 x और y नहीं है, डिग्री x और y से पता लगती है, x1 y1 से नहीं पता लगेगी। उधर सिर्फ x1 और y1 की टर्म्स होंगी, ax1² + 2hxy1 by1² + 2gx1 + 2fy, ये ऐसा होगा। उसको लिखने की भी जरूरत नहीं है, वो स्लोप थोड़ी देगा, वो तो कांस्टेंट है। स्लोप इधर से ही मिलेगा। और स्लोप कैसे मिलेगा? अगर किसी भी लाइन का स्लोप निकालना है तो हमें नेगेटिव ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y करना होता है। ये आपको पता ही होगा कि कोई भी लाइन अगर ऐसी है इक्वल टू लेट्स से s1, ये भी कांस्टेंट है, तो इसका स्लोप यही तो होगा -p/q, नेगेटिव ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y। तो हमें यहां पे कोफिशिएंट ऑफ x और कोफिशिएंट ऑफ y का रेशियो लेना है विद नेगेटिव साइन, उसको इक्वल टू m करना होगा। अब कोफिशिएंट ऑफ x देखिए जरा, x का कोफिशिएंट ax1 + hy1 + g, ये x का कोफिशिएंट है, बाहर नेगेटिव साइन ये वाला। और कोफिशिएंट ऑफ y क्या है? hx1 + fy1 + f, ये कोफिशिएंट ऑफ y, और हम इसको इक्वल टू m करेंगे। और ध्यान दीजिए, क्योंकि हम अल्टीमेटली लोकस निकालना चाह रहे थे, तो अल्टीमेटली हम लोकस कौन से पॉइंट का निकाल रहे हैं? x1 y1 का, तो अल्टीमेटली x1 y1 को ही हमें x और y डालना होगा। लोकस में यही तो करते हैं हम, जिस पॉइंट का लोकस निकालना होता है उसको x1 y1 या h, k ले लेते हैं, और अल्टीमेटली फिर उसी में हम लोग x और y लास्ट में डालते हैं। तो जब हम इसमें x और y लास्ट में डालेंगे तो आप समझ सकते हैं ये सिंप्लीफाई होकर ऐसा बन जाएगा, ये आ जाएगा। तो ये वो डायमीटर आ गया। हमारी उम्मीद थी कि डायमीटर एक स्ट्रेट लाइन आएगा, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आया है, एक्स और वाई में लीनियर है, एम की कोई वैल्यू होगी तो आराम से वो डायमीटर की इक्वेशन आ जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट लेट अस अंडरस्टैंड कि हमने अभी तक बेसिकली ये प्रूव कर दिया है कि अगर कोई 2 डिग्री कर्व है और कोई 2 डिग्री कर्व है उसमें कोई डायमीटर है जो ऐसी कॉर्ड्स को बाइसेक्ट कर रहा है, इसका स्लोप m है, तो उसकी इक्वेशन ये आने वाली है। दिस इज व्हाट वी प्रूव्ड इन द लास्ट क्वेश्चन एंड दिस इज एन इंपॉर्टेंट रिजल्ट। व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट? विल कम टू दैट। नाउ लेट अस आल्सो अंडरस्टैंड व्हाट वी हैव एसेंशियली प्रूवन। वी हैव शोन कि भाई ये एक डायमीटर है जो कॉरस्पॉन्डिंग टू कॉर्ड्स ऑफ स्लोप m आएगा, ये फिक्स होगा। आपको अगर ये चेंज करना है तो m को चेंज करिए, आपको नया डायमीटर मिल जाएगा। m = √3 के लिए एक नया डायमीटर आएगा, m = 2 के लिए नया डायमीटर। मैंने बताया था ना, जैसे m चेंज होगा तो नई कॉर्ड्स बनेंगी, नया डायमीटर आ जाएगा। अब ये है क्या, इसको समझिए। ये एक लीनियर टर्म है लाइन 1, ये लीनियर टर्म है लाइन 2, और ये m है जिसको आप मर्जी से चाहे तो चेंज कर सकते हैं, नए नए डायमीटर आएंगे। आपको दिख रहा है कि आप अल्टीमेटली इस फॉर्म में पहुंच गए। और इसको देखते ही आपको दिख जाएगा कि अरे ये तो फैमिली ऑफ लाइंस है, वो फैमिली ऑफ लाइंस जो L1 और L2 के इंटरसेक्शन से पास कर रही है। और m जो है पैरामीटर का काम कर रहा है लैम्डा की तरह। m चेंज करता रहूंगा, नई नई लाइंस आती रहेंगी, m चेंज करता रहूंगा, नई नई लाइंस आती रहेंगी। m को 0 डाल दूं, एक लाइन आ जाएगी, m को 1 डाल दूं, एक और लाइन आ जाएगी, m को 2 डाल दूं तो ऐसा डायमीटर आएगा जो उन कॉर्ड्स को बाइसेक्ट करेगा जिसका स्लोप 2 है, L1 + 2 L2 = 0 से आ जाएगा, पर वो रहेगा इसी फैमिली का पार्ट। तो इसका मतलब सारे डायमीटर एक फैमिली का पार्ट हैं, जो L1 और L2 = 0 वाली जो लाइन है उनकी फैमिली है। अब अगर ये चीज हम लोगों को समझ में आती है तो हमने ये कंक्लूजन बनाया कि ऑल डायमीटर्स बिलोंग टू द फैमिली ऑफ दिस लाइन
एंड दिस लाइन। नाउ ध्यान दीजिए, हमने शुरू में जब मैंने पार्शियल डेरिवेटिव निकाल के दिखाया था आपको, तो डेल एस बाय डेल एक्स इक्वल टू जीरो से यही लाइन आ रही थी, और डेल एस बाय डेल वाई इक्वल टू जीरो से यही लाइन आ रही थी। इसका मतलब कि सारे जो डायमीटर्स हैं वो डेल एस बाय डेल एक्स इक्वल टू जीरो और डेल एक्स बाय डेल वाई इक्वल टू जीरो से जो दो लाइंस आती हैं उनकी फैमिली के पार्ट है, तो सबके सब वहीं से पास करेंगे। तो इसका मतलब उन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ही आपको सेंटर देगा। तो कई बार ऐसे क्वेश्चन आपने स्ट्रेट लाइंस में किए होंगे ना, L1 प्लस लैम्डा L2 इक्वल टू जीरो की फॉर्म में एक वेरिएबल लाइन है, ये लाइन एक फिक्स पॉइंट से पास करती है, फाइंड दैट फिक्स पॉइंट। तो आप क्या करते थे, आप L1 इक्वल टू जीरो और L2 इक्वल टू जीरो को सॉल्व करके वो फिक्स पॉइंट निकालते थे। आपके पास ऐसे क्वेश्चन आए थे ना, कोई बोले भाई ये दो लाइन है, दिस लाइन पासेस थ्रू अ फिक्स पॉइंट, फाइंड दैट फिक्स पॉइंट। आप क्या करते थे कि हाँ हाँ ये तो फैमिली है, तो दिस इक्वल टू जीरो एक लाइन होगी, मतलब ऑफकोर्स आप तुक्का भी मार सकते हैं, और कंसेप्चुअली दिस इक्वल टू जीरो एक लाइन होगी, दिस इक्वल टू जीरो दूसरी लाइन होगी, ये दोनों पापा लाइन और मम्मी लाइन है, इनसे एक फैमिली बन रहा होगा, तो इनके इंटरसेक्शन पॉइंट से इनके घर से ही पूरा घर निकलता होगा। तो इन दोनों को सॉल्व करेंगे, इन दोनों को सॉल्व करके आपका आंसर 1,1 आ जाता। दिस इज व्हाट यू यूज्ड टू डू इन स्ट्रेट लाइंस। तो अभी भी अगर मुझे डायमीटर्स की सारी फैमिली का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ढूंढना है, तो एक्चुअली उस फैमिली की कोई सी भी दो लाइन को सॉल्व कर लूं, काम हो जाएगा। तो वो दो लाइन कोई सी भी हो सकती है भाई, ये डायमीटर की फैमिली तो इससे मिलती है ना, आप एम को वैल्यू 2 डाल दो, 3 डाल दो, पर हम पागल थोड़ी हैं कि एम को कुछ भी ऐसा अजीब डालें। हम ये समझेंगे, जब हमें डेल एस इक्वल टू डेल एस बाय डेल एक्स इक्वल टू जीरो से एक लाइन मिल ही रही है, डेल एस बाय डेल वाई इक्वल टू जीरो से एक लाइन उस फैमिली की मिल ही रही है, तो इन्हीं दोनों को सॉल्व कर लो, इसी से आंसर आ जाएगा। तो इसी लॉजिक की वजह से, इसी लॉजिक की वजह से हम ये बोलते हैं कि सबसे पहले कि अगर कोई कर्व 2 डिग्री कर्व एस एक्स कॉमा वाई इक्वल टू जीरो है, तो उसके डायमीटर की इक्वेशन डेल एस बाय डेल एक्स और डेल एस बाय डेल वाई की फैमिली को बिलोंग करता है। और इसमें जो एम है, वो जो लैम्डा का काम कर रहा है, वो उन कॉर्ड्स की स्लोप है जिनको वो डायमीटर बाइसेक्ट करते हुए जा रहा होगा। एक तो ये चीज समझ में आई। दूसरा, अगर बाई चांस इन सारी डायमीटर्स का पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी ढूंढना है, तो कुछ मत करो, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ढूंढ लो, यू विल गेट योर सेंटर। सो दिस इज द लॉजिक बाय पार्शियल डेरिवेटिव गिव्स सेंटर। ऑल्दो मैंने ये जो चीज निकाली है, ये मैंने t इक्वल टू S1 से निकाली है, जो उतना ज्यादा इंट्यूटिव नहीं है, पर आपको समझ में आएगा। देयर आर रीजंस कि ये कहां से आया है, जो 3D में आते हैं, जो हमारे सिलेबस में नहीं है, एंड देयर आर रीजंस कि ये कहां से आया है, जो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स चैप्टर में इंप्लिसिट डिफरेंशिएशन जब आता है उसके थ्रू भी होते हैं। मैंने उनको अवॉइड किया है जानबूझ के, क्योंकि मैं आपको प्योर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाला प्रूफ देना चाह रहा था। अब अगर आप लोगों को यह समझ में आया, तो एक बार ये जरा क्वेश्चन कर लीजिएगा कि ये कोई 2 डिग्री कर्व है, हमें इसका डायमीटर निकालना है, और वो डायमीटर खाली ऐसे बोल दिया जाए डायमीटर निकालना है तो कोई पॉइंट ही नहीं है। हमें वो डायमीटर निकालना है जो उन कॉर्ड्स को बाइसेक्ट कर रहा है, इसका स्लोप √3 है, और हमें इसका सेंटर भी निकालना। तो सब लोग इस क्वेश्चन का आंसर चैट में बताइएगा और इस क्वेश्चन को अच्छे से करिएगा। इसके अलावा बच्चों, आप लोग एक बार acadza.com पे जाके एक बार acadza को देख सकते हैं। उसमें अगर आपको बैकलॉग के इश्यूज आ रहे हैं पढ़ाई करते वक्त, आपको स्पीड एक्यूरेसी के इश्यूज आ रहे हैं, आपको रिवीजन प्लान बनाना है, तो उसमें काफी अच्छे अच्छे टूल्स हैं जिनको आप यूज कर सकते हो, आप उनको यूज करिए। इसके अलावा मैं आप बता दूं कि हम लोग यूट्यूब पर पूरा सिलेबस कराने के लिए कुछ सीरीज लेके आ रहे हैं। हम लोगों ने पैराबोला की एक सीरीज स्टार्ट की थी, उसको देख के हमारी काफी लर्निंग हुई, और हम यूट्यूब पे पूरा कंटेंट फ्री में लाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। तो उसमें जो नई सीरीज आ रही है उसके लिए भी हमारा एक टेलीग्राम ग्रुप बनाए, आप उस ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, एंड उस ग्रुप में हम लोग बताएंगे किस तरह से हम पूरा सिलेबस कवर कराने की कोशिश कर रहे हैं। तो सबको ये समझ में आया, ये होमवर्क। टेक केयर, बाय बाय।